दोस्तों नमस्कार। आज 19 अप्रैल है और इंडियन एक्सप्रेस और जो अलग अलग न्यूज़पेपर्स में जो हमारे बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं उनको हम लोग देखेंगे। तो और आज से ही हमारे लोकसभा चुनाव का पहला फेज स्टार्ट हो रहा है, जिसमें 21 यूटीज और स्टेट्स मिला के 102 लोकसभा क्षेत्रों में निर्वाचन होना है। और अगर आपके एरिया में भी है आज वोटिंग और अगर आप एलिजिबल हैं तो ज़रूर जाकर इस बिगेस्ट फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी में अपने हिस्से का सेलिब्रेशन कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, एक न्यूज़ ये है, अभी आपने बहुत चर्चा में सुना होगा रवांडा प्लान। ठीक है, तो उसमें अभी ब्रिटेन की संसद में उस पर डिबेट होना है, उस पर वोटिंग होना है। और एक जो सरकार एक ये पॉलिसी लेकर आई है रवांडा एसाइलम पॉलिसी, उसके बारे में थोड़ी सी बातें करते हैं। और ये एक तरह से जो शरणार्थी संकट पूरी दुनिया में खास करके यूरोप के बहुत सारी कंट्रीज़ में फैला हुआ है, उसको टैकल करने के लिए ब्रिटेन का अपना एक तरीका है। और इसमें ये कह रहे हैं कि जो ब्रिटेन जो लोग आते हैं, चाहे वो लीगली आते हैं या इलीगल तरीक़ों से आते हैं, उन्होंने कहा है कि जो उनके यहाँ शरण लेना चाहते हैं वैसे शरणार्थी, उनको रवांडा भेजा जाएगा और उनका जो क्लेम है वहाँ पे एसाइलम का, उसकी अच्छे से वेरिफिकेशन की जाएगी। अगर वो उनका एप्लीकेशन सही माना जाता है तो उनको शरणार्थी का दर्जा दिया जाएगा और रहने की भी परमिशन दी जाएगी। ठीक है, और अगर नहीं तो इसका अल्टरनेटिव ये है कि वो रवांडा में बसने के लिए अपना एप्लीकेशन डाल सकते हैं या किसी और थर्ड ऐसी कंट्री में जिसमें वो सुरक्षित समझे वहाँ वो जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें एक क्लॉज ये है कि जो भी शरणार्थी हैं वो ये नहीं कह सकते कि रवांडा हमको भेजाएगा लेकिन हमको फिर से यूके भेज दिया जाए, इसके लिए कोई क्लेम नहीं कर सकते। ठीक है, और देखते हैं इसमें कुछ डिटेल्स। और इसी फॉर्मूले को एक तरह से शक्ल देने के लिए यूके की सरकार ने रवांडा के साथ एक नई प्रवासन संधि पर भी हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें ये कहा गया है जो लोग ब्रिटेन से वहाँ भेजे जाएंगे उनको फोर्सफुली उनकी अपनी कंट्री में वापस नहीं भेजा जाएगा। और एक इंडिपेंडेंट कमेटी बनाई जाएगी जो ये प्लान है इसको पूरा एग्जीक्यूट करने का जो निगरानी है वो कमेटी ये करेगी। ठीक है, और इसके थ्रू जो कुछ पैसे भी इनको यूके की सरकार ने 2023 के अंत तक लगभग 240 मिलियन पाउंड का भुगतान किया था। और जो ब्रिटेन की जो लेखा परीक्षा कार्यालय है, जो स्टैटिक्स डिपार्टमेंट है, उन्होंने ये कहा है कि 5 वर्ष में कम से कम 370 मिलियन यूरो का वो उसको पेमेंट करेंगे। ठीक है, सॉरी पाउंड में करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और जब ये पहली बार सरकार इसको प्रपोज करती है तो वहाँ जो ह्यूमन राइट जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यहाँ तक कि जो ब्रिटेन की जो सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने इसको बहुत बुरी तरीके से अपोज किया और बहुत सारी पाबंदियाँ इस पे लगाई और ये कहा कि इस तरह का कोई भी अगर रूल या लॉ कुछ हो जाता है तो ये देश की छवि के लिए बहुत बड़ा खतरा होगा। ठीक है, तो लेकिन अब सुनक का एक बहुत एम्बिशियस प्लान है ये, और उसको वो किसी भी हालत में एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। तो इसके लिए ये हाउस ऑफ कॉमन्स में अप्रैल 22 की डेट रखी गई है, इस पर डिबेट होगा और प्रधानमंत्री ये चाहते हैं कि इसको किसी तरह से उसी दिन पास कर दिया जाए। ठीक है, चलिए ये थोड़ा सा बैकग्राउंड था रवांडा प्लान का, उसको हम लोगों ने देखा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। ये आपने आज देखा होगा बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में, जो इंडोनेशिया में एक ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है जो कि उसके सैंगुइन आइलैंड पे है। ठीक है, माउंट रुआंग ज्वालामुखी उसमें विस्फोट हुआ है और सरकार की तरफ से एडवाइजरी जारी हुई है कि लोग आसपास उस जो हिली एरिया है उधर जाए ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और म्यांमार में जो अभी एक तरह से जो सिविल वॉर जैसा चल रहा है, गृह युद्ध जो छिड़ा हुआ है, कि वहाँ के जो सैनिक प्रशासन है और जो वहाँ जो विद्रोही दलों में जो आपसी खींचातानी हो रही है, जिसमें कि म्यांमारी शहर को विद्रोही ने कब्जा भी कर लिया था, उसके रिलेटेड एक आर्टिकल है, उस पर भी आगे हम लोग चर्चा करेंगे। और इंडिया म्यांमार का जो रिलेशन है उसके बारे में भी हम लोग थोड़ा डिटेल से बातें करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक ये न्यूज़ छोटा सा ये भी चर्चा में अभी बना हुआ है। कुछ सिविल सोसाइटी ग्रुप है हैती की, जिन्होंने अब फ्रांस से ये डिमांड किया है कि उनको बहुत सारे पैसे हैती को चुकाने चाहिए, जो कि
एक ज़माने में फ्रांस ने वहाँ के लोगों को अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखने के एवज में ली थी। ठीक है, और इसी में ये कहा गया है कि ये 1804 में इन्होंने अपनी आज़ादी पाई थी, और ये पहला, इस रीजन का पहला कैरिबियन आइलैंड था जिन्होंने अपनी आज़ादी पाई। ठीक है, वहाँ पे जो गुलाम हैं उन्होंने एक विद्रोह छेड़ा था और उसी के द्वारा अपनी आज़ादी प्राप्त की थी। लेकिन उस आज़ादी को बनाए रखने के लिए फ्रांस ने उनसे बहुत पैसे वसूले थे। अब इन सिविल राइट्स ग्रुप का कहना है कि वो सारे फ्रांस को वापस करने होंगे। ठीक है, और ये सारे जो 20 के करीब ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये अभी जेनेवा में वहाँ पे रुके हुए हैं, और वहाँ से ये डिमांड उन्होंने उसके लिए रखा है फ्रांस की सरकार के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, एक ये न्यूज़ अभी ये भी बना हुआ है, क्योंकि अभी 2-3 दिन से आप देख रहे होंगे रोज़ इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ अपडेट आता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई चल रही है और बहुत सारी अलग अलग पिटीशंस डाली गई हैं, जिसमें ये एक तरह से कहा गया है कि जो ईवीएम के थ्रू वोटिंग है उसको और ट्रांसपेरेंसी उसमें लाने के लिए जो वीवीपैट से जो स्लिप्स को मिलाते हैं, अभी ऐसा प्रोविज़न है कि 5 वीवीपैट से मैच करवाते हैं ईवीएम के काउंटिंग की। तो इनका कहना है कि अब 100% ईवीएम्स को काउंटिंग की जाए, और जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट में तर्क बातें रखी जा रही हैं। इसके आगे हम लोग इस पर एक और डिस्कशन इस पर करेंगे, एक एडिटोरियल है उस पर भी चर्चा करेंगे, और सुप्रीम कोर्ट का क्या पक्ष रखा गया है, निर्वाचन आयोग का क्या पक्ष रखा गया है, और जो याचिकाएँ डाली गई हैं उसमें क्या पक्ष रखा गया है, उस पर भी थोड़ी बातें करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी एक मज़ेदार पहलू है। ये अभी आपने देखा होगा न्यूज़ में आपने कि ईडी कह रही है कि केजरीवाल अपना मतलब हेल्थ स्टेटस को खतरे में दिखाने के लिए तरह तरह के ऐसी डिशेस खा रहे हैं जिससे शुगर लेवल बढ़ता है। तो थोड़ा सा ये भी फन एलिमेंट है न्यूज़पेपर का। चलिए आगे देखते हैं। सारा भी इलेक्शन के रंग में ही रंगा हुआ है पूरा न्यूज़पेपर। हाँ, चलिए, एक ये एडिटोरियल है, ये काफ़ी हमारे जो स्पेस टेक्नोलॉजी है उसके लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और ये हमारे मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इससे काफ़ी सारी चीज़ें आप अपने आंसर राइटिंग में इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अभी बात करते हैं इस पर। और अभी आपने ध्यान में देखा होगा, कल हमने इस पर चर्चा की थी कि जो एफडीआई जो रूल्स को सरकार ने अभी चेंज किया है उसके बारे में, उसके बैकग्राउंड में ये आर्टिकल है। इनका ये कहना है कि अभी हमने एलन मस्क की विजिट होने वाली है, उसी के बैकग्राउंड में हमने ये अपनी एफडीआई पॉलिसीज़ को स्पेस रिलेटेड थोड़ा बहुत चेंज किया है, उसमें चेंजेस लिए हैं। और ये एक तरह से ये सारी जो कवायद है वो भारत को एक स्पेस पावर के रूप में सेटल करने के लिए बहुत ज़रूरी थी। अब इसमें अगर देखें, अगर इसके शॉर्ट में देखें क्या है ये, तो इसमें 74% एफडीआई अलाउ कर दिया गया है ऑटोमेटिक रूट में। किसके लिए? तो सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग के लिए, डाटा प्रोडक्ट्स के लिए। 49% कर दिया गया है लॉन्च व्हीकल के लिए, स्पेस पोर्ट्स के लिए, और 100% कर दिया गया है एफडीआई, वो कर दिया गया है मैन्युफैक्चरिंग कंपोनेंट्स के लिए जो इस सेक्टर में रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है, और ये कहा गया है कि इस तरह से जो छूट दी गई है एफडीआई के रूल्स रेगुलेशंस में, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी था। जो भारत के जो स्पेस प्रोग्राम है उसको और वाइब्रेंट होने के लिए ये बहुत ज़रूरी था। ठीक है, और पहले जो हमारी पहचान थी वो ये थी कि वेदर रिलेटेड सैटेलाइट्स है, जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स है, उसको हम लोग सक्सेसफुली इसको लॉन्च करते थे। ठीक है, लेकिन अब हाल में जो हमने चंद्रयान लॉन्च किया, उसके बाद जो सोलर लेबोरेटरी जनवरी में हमने बनाई है, तो इसके वजह से अब हम इस फील्ड में एक लीडर की तरह उभरने के लिए हमारी जो प्रोस्पेक्ट्स हैं वो बहुत ब्राइट हो गई हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये अब देखा जाने लगा था कि केवल इसरो के थ्रू हम इसमें एक स्पेस
के एक बहुत बड़े प्लेयर नहीं बन सकते, इसमें प्राइवेट प्लेयर्स को भी आना पड़ेगा। तो उसी के बैकग्राउंड में ये सुधार किया गया है, ठीक है। और अब 2022 में आपको ध्यान होगा कि जो स्काई रूट एरोस्पेस है, एक हैदराबाद की जो स्पेस रिलेटेड एक स्टार्टअप है, उन्होंने इंडिया का पहला प्राइवेटली बिल्ट एंड डिज़ाइन रॉकेट को इसरो के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया था। और उसके बाद इसमें प्राइवेट प्लेयर्स की एंट्री की संभावनाएं बहुत तेज़ी से बढ़ गई थी, और उसी के रिगार्डिंग है ये सारा। और इसमें ये कहा गया है कि एकदम वेलकम स्टेप है ये। और जैसा कि अभी आज के डेट में देखा जाए तो भारत का जो शेयर है ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी में वो लगभग 2 से 3% है, ठीक है। और भारत सरकार जो है वो 2030 तक इसको 10% तक लाने की तैयारी में है, ठीक है। और जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ साइंस है उसकी एक ऑटोनोमस वो है यूनिट है जिसका नाम है इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर इन स्पेस। और इनको ये कहना है कि जब हम इस तरह से जो स्केल अप करेंगे हमारा अपना पूरा स्पेस प्रोग्राम का, तो उसमें हमें $22 बिलियन के आसपास के इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होगी अगले 10 सालों में। और इस तरह से और इसी के ध्यान में रखते हुए नई स्पेस पॉलिसी अप्रैल में इंट्रोड्यूस की गई थी, ठीक है। अब ये कहा गया है कि इसरो को अब साथ देने के लिए बहुत सारे प्राइवेट प्लेयर्स को इसमें इंट्रोड्यूस किया जाए, और उसके लिए जो FDI रेजीम है उसको उसमें ढील देना उसके लिए एक बहुत ज़रूरी कदम था, ठीक है। और इसमें लास्ट में ये पूरा आप इसको मेंस के आंसर राइटिंग में कोट कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, ये आर्टिकल को आप देख सकते हैं। इसमें ना जो अभी रिपोर्ट आई थी जनसंख्या के रिगार्डिंग, उसमें ये कहा गया कि जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है उसको हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं, और इसके लिए हमें जॉब्स के जो प्रोस्पेक्ट्स हैं उसको और अच्छा करना होगा। इसमें आप इसको देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे आगे एक न्यूज भी हमने रखा है इसके लिए। जो वाइस एडमिरल हैं अभी दिनेश कुमार त्रिपाठी, वो हमारे अगले नेवी चीफ होने जा रहे हैं, क्योंकि जो अभी हमारे नेवी चीफ हैं वो 30 अप्रैल को वो रिटायर कर जाएंगे, ठीक है। तो 30 अप्रैल के बाद ये अपना कार्यभार संभालेंगे। और आज की डेट में अगर देखें कौन है हेड, तो वो हैं R हरि कुमार, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अभी आपने देखा होगा कि चाइना में ये देखा गया है कि नेस्ले अपने जो फूड है उसमें खास करके जो बच्चों के लिए वो लेकर आते हैं उसमें शुगर की मात्रा देखी गई है, ठीक है। तो उस पर कंसर्न्स रेज हुए हैं, इसको आप ध्यान में रखिएगा आगे, ठीक है। हाँ, एक अभी आपने देखा होगा लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म के काउंटर में एक बहुत बड़ा ऑपरेशन अभी कंडक्ट कराया गया था छत्तीसगढ़ में, ठीक है, जो कि कांकेर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और बिल्कुल इलेक्शन जो कि 26 अप्रैल को शायद वहाँ पे प्रस्तावित है, उससे लगभग 10 दिन पहले। और ये हमारे मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और इस पर आप नज़र बनाए रखिए। जो ये एरिया था, ये एरिया कहलाता था अबूझ मठ, जो कि लगभग 4000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। और जो छत्तीसगढ़ के जो दक्षिण हिस्से हैं उसमें ये फैला हुआ है। और ये एरिया एक तरह से ऐसा था कि जिसको सेफ हेवन्स और ट्रांजिट कॉरिडोर की तरह माओवादियों के द्वारा इस्तेमाल किया जाता था। ये महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, इन सब जगह में पोजीशन को चेंज करने के लिए वो इस जंगल को एक सेफ हेवन की तरह यूज़ करते थे। और पुलिस कह रही है कि जो उनका एक यूनिट था परतापुर एरिया कमेटी, उसको इसके तरह इस ऑपरेशन के बाद पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया है, ठीक है। और सरकार ने खास करके 2 स्टेट छत्तीसगढ़ और झारखंड इसको टॉप प्रायोरिटी में रखा है, जहां की सरकार लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म को पूरी तरीके से वाइप आउट करने में लगी हुई है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं।
ये हमने अभी देख लिया ऊपर। यही हैं हमारे दिनेश त्रिपाठी, जो कि अगले नौसेना अध्यक्ष होंगे। एक बड़ा खूबसूरत तस्वीर ये इंडोनेशिया के ज्वालामुखी विस्फोट का है। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, जो अभी हमने बात की थी सुप्रीम कोर्ट में जो बहुत सारी पिटीशन है, जो केस चल रहा है उसके बारे में। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो फैसला है वो सुरक्षित रखा है, लेकिन उन्होंने बड़ा अच्छा एक कमेंट दिया है, जो कि आगे उनके फैसले की एक तरह से इन्होंने बैकग्राउंड रखा है। उन्होंने कहा है कि चुनाव से जुड़ी हर चीज़ पर संदेह नहीं किया जा सकता और याचिकाकर्ता को ईवीएम के सभी पहलुओं को लेकर आलोचनात्मक होने की ज़रूरत नहीं है। चुनाव प्रक्रिया की अपनी एक गरिमा होती है, यह कायम रहनी चाहिए। किसी को भी चुनाव को लेकर कोई संदेह या आशंका नहीं होनी चाहिए कि ऐसा होना चाहिए था लेकिन हुआ नहीं। ठीक है। और इसमें उनकी तरफ याचिकाकर्ता की तरफ से ये कहा गया कि ईवीएम डाउटफुल है। पहले तो इस बात पे सुप्रीम कोर्ट भड़क गई कि डाउटफुल कैसे है, इतने सारे लोग का भरोसा है। तो उन्होंने कहा कि एक सर्वे हुआ था। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि ऐसी किसी प्राइवेट सर्वे को हम नहीं मानते। तो उन्होंने कहा था कि फिर से बैलेट पेपर से कराया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट में ये तर्क रखा गया कि बैलेट पेपर से क्या क्या दिक्कतें आती थी, इसको आप लोग शायद भूल गए हैं, लेकिन हमें सब बहुत अच्छे से याद है। ये सारी बातें हुई थी। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को भी बुलाया और उनसे कहा कि कैसे फंक्शन करती ईवीएम और वीवीपैट, वो जरा करके बताइए। वो सारी बातें हुई। तो उसी में बिजनेस स्टैंडर्ड पे इस पर एक एडिटोरियल है, वो उसमें इन्हीं सब बातों को रखा गया है। तो उसमें चुनाव आयोग ने ये तर्क दिया है कि जब हम सारी वीवीपैट पर्ची से मैच कराएंगे ईवीएम की काउंटिंग को, तो उसमें काफ़ी डिले हो सकता है। और जब डिले होगा तो वो क्या होता है, फिर और सस्पिशियस हो जाएगा रिजल्ट। जैसे भी आपने पाकिस्तान में देखा होगा कि इलेक्शन में डिले हो रहा था, तो सब अपने अपने क्लेम कर रहे थे और मामला पूरी बहुत डाउटफुल होता चला जा रहा था। ठीक है। तो अभी यही कह रहे हैं कि अभी आज चूँकि पहला चरण का इलेक्शन भी होना है और उसके बैकग्राउंड हम लोग कोर्ट में ये भी कर रहे हैं कि उसकी विश्वसनीयता पे संदेह है, उसको कैसे दूर किया जाए, उसके बारे में याचिकाओं की सुनवाई हो रही है। चलिए, तो इन्होंने यही कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहना कि कागजी जो फिर से बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए वो सही नहीं होगा, अच्छा तर्क है ये। और ये कहना है कि इसमें जो कुछ पिटीशन डालने वाले थे उन्होंने कहा कि जर्मनी में पहले ईवीएम से वोटिंग होती थी, लेकिन बाद में वो बैलेट पेपर की तरफ मुड़ गए। तो सुप्रीम कोर्ट का ये कहना हुआ कि एक तो पॉपुलेशन की वाइज भी वो बहुत छोटा सैंपल है, और दूसरी बात कि उन्होंने इस बात पे फिर से बैलेट पेपर की तरफ वो मुड़े कि ऑडिटिंग, इसमें और थर्ड पार्टी ऑडिटिंग की गुंजाइश रखी गई है। और ये कहा गया कि हमारे यहाँ जो वीवीपैट है वो भी इसी ऑडिटिंग के पर्पज़ से तैयार किया गया है। और ये कहना है, इस एडिटोरियल में ये भी कहा गया है कि जैसे भी इलेक्शन होते हैं तो जो हारते हैं वही लोग ईवीएम पे सवाल उठाते हैं, लेकिन अगर सही से देखा जाए तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि इसी ईवीएम से जो लोग अपोज करते हैं वो भी कई स्टेट में जीते हैं और जो सपोर्ट करते हैं वो भी कई जगह हारे हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही पार्टी सब जगह जीती जा रही है, तो ऐसा नहीं है। तो ये भी इस तरह से संदेह उठाना ठीक नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और राइटर्स के एक फ़ोटोग्राफ़र हैं जिनका नाम है मोहम्मद सलीम, ये इमेज में आप उनको देख सकते हैं। इनको वर्ल्ड प्रेस फ़ोटो ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है और ये फ़लस्तीन के ही हैं। और इसमें जो तस्वीर इन्होंने खींची थी एक हॉस्पिटल की थी, जिसमें एक फ़लस्तीनी महिला अपनी छोटी सी भतीजी की डेड बॉडी को गोद में लिए हुए देखी जा सकती है। तस्वीर ऐसी नहीं थी जिसको देखा जाए, इसलिए इसको नहीं लगाया गया है। ठीक है। तो इसके लिए इनको दिया गया है वर्ल्ड प्रेस फ़ोटो ऑफ द ईयर, जो कि रॉयटर्स के पत्रकार हैं मोहम्मद सलीम। आगे बढ़ते हैं। एक आर्टिकल जो भी हमने बात की थी म्यांमार के रिगार्डिंग, उसमें एक ये आर्टिकल बड़ा इम्पोर्टेंट है। इसमें जो इंडिया और म्यांमार का रिलेशन है और जो वहाँ के हालात हैं, इसके बैकग्राउंड को पूरी तरीके से डिटेल एनालिसिस है इसमें। और ये हमारे बहुत फेमस डिप्लोमेट रहे हैं श्याम सरन, उनका लिखा हुआ है, इसको जरूर ध्यान में रखिए। और इसमें ये कहा गया है कि जो म्यांमार और इंडिया का रिलेशन है, क्योंकि बहुत करीबी है हमारा, और हम एक्ट ईस्ट के जो हमारा जो पॉलिसी है उसके लिए म्यांमार एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है हमारे लिए। ठीक है। इसमें कहा गया है कि जो हमारे दोनों कंट्रीज़ हैं उसकी जो बाउंड्री है वो लगभग 1400 किलोमीटर लंबी है। ठीक। और जो हमारा नॉर्थ ईस्ट के जो 4 स्टेट हैं, जैसे कि अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, इससे सटे हुए हैं। ठीक है। तो बॉर्डर के उस पर म्यांमार में और इस तरफ जो अपने नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट हैं उसमें 2-3
जो पॉपुलेशन ग्रुप है जैसे नागा, कुकी, मिज़ो, ये सारे लोग इधर भी और उधर भी रह रहे हैं। ठीक है। और जो पूर्वोत्तर में एक ज़माने में हमने जो इंसर्जेंसी बहुत ज़्यादा देखी थी, उसमें से कुछ ऑर्गेनाइजेशन जैसे नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, NSCN-K, यूनाइटेड लिबरल फ्रंट, ये सारे लोग अपना सेफ हेवन, जो अपना पोस्ट जो है वो म्यांमार में बनाए हुए थे। ठीक है। और 80s में हमने देखा कि म्यांमार के थ्रू ही जो विद्रोही हैं वो चाइना से, यूनान प्रोविंस से हथियार लेकर आते थे, ट्रेनिंग लेकर आते थे और नॉर्थ ईस्ट में अशांति फैलाते थे। लेकिन 1990 में हमने देखा कि जो वहाँ की जो म्यांमार की जो सैन्य प्रशासन है, जिसको जुंटा बोलते हैं, वहाँ से हमने उनसे अपना संपर्क बनाया और पूर्वोत्तर में अशांति से निपटने के लिए हमने उनके साथ मिलकर बहुत सारे मुहिम चलाए, प्रयास किए, ऑपरेशंस किए, और जिसके द्वारा वहाँ आज शांति को बहुत हद तक कायम करने में हम सफल हुए हैं। और वहाँ पे कहा जाता है कि लोकतंत्र उस तरह से नहीं है जैसा होना चाहिए। और पहले जो भारत है वो आंग सान सू की और उनकी जो नेशनल लीग ऑफ डेमोक्रेसी है उसका सपोर्ट करती थी। ठीक है। और 2016 में जब देश में आंशिक रूप से लोकतंत्र कायम हुआ इतने साल के मिलिट्री के रूल के बाद, तो भारत ने आंग सान सू की को भी सपोर्ट दिया। ठीक है। लेकिन बैकग्राउंड में हमने अपने वहाँ की जो सेना है उससे अपने रिलेशन को बनाए रखा। और 2021 में फिर देखा गया कि इसी NLD को, जो कि आंग सान सू की पार्टी थी, उसको ज़बरदस्त जीत हासिल हुई। तो उनको लगा कि अब फिर से लोकतंत्र और ज़्यादा सशक्त तरीके से वहाँ उभरेगा, तो भारत सरकार अपना रिलेशन उससे अच्छा बढ़ाएगी और बढ़ाएगी। लेकिन फिर देखा गया कि जो ये जनता है, मिलिट्री जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो रूल है, मिलिट्री का जो सेटअप है, उन्होंने एक तरह से तख्ता पलट करके और उनको आंग सान सू की को डाल दिया हाउस अरेस्ट में। ठीक है। और बहुत सारे जो विपक्षी मतलब सेना के शासन के जो विपक्षी नेता थे उनको भी जेल में डाल दिया गया। लेकिन पहले भी ऐसा करती रही है सेना, लेकिन इस बार ये कहा जा रहा है कि सबसे वीक फेज में वहाँ की सेना चल रही है। और ऐसा लग रहा है कि ये जो सारे विद्रोही इकट्ठे होकर सेना के शासन को एक तरह से हटा देंगे। और इन्होंने ये डिटेल में ये बताया है कि जो म्यांमार का जो एक तरह से पावर गेम है उसमें 3 मेन प्लेयर हैं। एक तो सेना खुद है और दूसरा जो ग्रुप है वो है वहाँ का जातीय समूह, जो कि जिसमें से 17 बड़े हैं, वो एक फैक्टर है और ये पूरे देश में फैले हुए हैं। और सैन्य शासन के खिलाफ इनका अपोज करने का इनका पुराना इतिहास रहा है। ठीक है। और जो तीसरा प्लेयर है, एक प्लेयर आपकी सेना हो गई, दूसरा प्लेयर हो गया जो जातीय समूह है, और तीसरा प्लेयर कहा जा रहा है बर्मन बहुसंख्यक, जो देश के बड़े बड़े हिस्सों पर काबिज हैं और उन्होंने सेना के शासन के खिलाफ असैन्य लोकतांत्रिक विपक्ष बनाया था। ठीक है। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि जो इनकी पार्टी थी आंग सान सू की नेशनल लीग ऑफ डेमोक्रेसी, उन्होंने हमेशा से अहिंसक तरीके से उनका विरोध किया है, लेकिन पहली बार ऐसा है कि उन्होंने सशस्त्र विरोध का रास्ता चुना है। ठीक है। एक NUG बनी है, राष्ट्रीय एकता सरकार, समानांतर सरकार बनाई गई है। पीपुल्स डिफेंस फोर्स उनकी अपनी एक आर्मी है, और उसमें जो जातीय समूह जो सेकंड प्लेयर है वो भी उसमें शामिल हो गए हैं, और इस तरह से बहुत बड़ा एक ग्रुप बन गया है, बहुत सारे जातीय समूह वो भी उसमें शामिल हो गए। तो अब एक तरह से जो रेजिस्टेंस फोर्स है सैन्य शासन के खिलाफ वो काफ़ी मजबूत हो गया है। इसकी वजह से अपने इतिहास के सबसे वीक जोन में अभी वहाँ की आर्मी चल रही है। ठीक है। अभी आपने देखा होगा कि मियावाड़ी वाला जो इलाका है उसको भी विद्रोही ने कब्जा कर लिया है, और ये इस तरह से अब नज़र आ रहा है कि सेना अभी बहुत वीक है इसके खिलाफ। और अब इसका क्या असर पड़ने वाला है? असर ये पड़ने वाला है कि हमने देखा कि बाउंड्री जो हमारे देश से लग रही है, जो नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं, और वहाँ पे लोगों का पलायन एक तरह से स्टार्ट हो गया है। तो मिजोरम की जो सरकार है वो जो वहाँ के रहने वाले जो नेटिव्स हैं उनको आने भी दे रही है, और सरकार ने ये भी कहा है कि जो बॉर्डर है उसको बाड़ेबंदी की जाएगी, और जो फ्री पास है ना उसको एक तरह से कंट्रोल किया जाएगा। लेकिन चूँकि काफ़ी लंबी सीमा लगती है और
जंगल उंगल भी पड़ते हैं, कुछ पानी वाले हिस्से भी हैं, तो उसकी वजह से रोकना इसको संभव नहीं है। तो इसी बैकग्राउंड में ये आर्टिकल है और इसके थ्रू आप इंडो म्यांमार रिलेशन को अच्छे से अपना ब्रशअप कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हमारा आज का एडिटोरियल एनालिसिस था और चूंकि आज वोटिंग है, उसी के बैकग्राउंड में आपको पवन के कार्टून के साथ छोड़े जा रहे हैं। अगर आपके एरिया में आज इलेक्शन है और आप वोट डालने के लिए एलिजिबल हैं तो ज़रूर वोट डालिए और इस महापर्व में भाग लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।